अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपको नबीहा उर्दू हिंदी स्टोरीज़ में खुशामदीद कहती हूँ। और हम आज नई वीडियो लेकर आए हैं और वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ में हमारा एंड हुआ था। अगर आप हमारी वीडियो पे न्यू हैं, पहली दफ़ा मेरा नावल देख रहे हैं, तो इसकी जो पुरानी पिछली सीरीज़ हैं, जो पिछली एपिसोड्स हैं, वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और अगर आपको स्टोरी समझ नहीं आई तो आपके लिए सजेशन ये है कि आप मेरी पहली वीडियो से देखें इस नावल की, जाने इश्क़ स्टोरी का आइडिया हो जाएगा। जो तो मेरी वीडियोस सीरीज़ वाइज देख रहे हैं, एपिसोड वाइज, उनको तो समझ आ गई होगी। चलें वक्त को ज़ाया किए बिना स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। भाई नहीं हूँ तुम्हारा, कैसी औरत हो, शोहर और देवर के बीच का फ़र्क तक नहीं जानती। वो इसके सर पे धमाका कर चुका था, जबकि अनाया को लगा कि बारिश बरसाता आसमान इसके सर पे ही आ गिरा है। उसने रूम कदम रखा तो शनावर बिना शर्ट के बड़े मज़े से इसके बेड पर लेटा हुआ था। थोड़ी देर में अगर वो कमरे में ना आता तो वो सो चुका होता। इसे तो वैसे भी आदत थी, जैसे ही बिस्तर मिले वैसे ही गोरे बेचकर सो जाओ। लेकिन वो इसके कमरे में क्यों आया था? और पहले तो वो इसके कपड़े इस्तेमाल कर रहा था, अब इसके बेड पे भी आराम से सो रहा था। सुबह जर्शे आती थी तो ऐसे में तो इसे अपने साथ रखने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। थोड़ा सा वक्त तो मिलता था इसे अपनी बीवी के साथ, वो भी अपने भाई की मौजूदगी में इसके साथ नहीं गुजार सकता था। ओए नंगे आदमी, उठ इधर से, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? अपने कमरे में जाकर सो। इसे पकड़ कर इसने अच्छा खासा हिला डाला। अगर वो नींद में जा रहा है तो मुकम्मल होश में वापस आ जाए। अबे हट सारू माल, मेरे एट पैक से सरते हो, तभी मैं तुम्हें नंगा लग रहा हूँ। और नहीं, मुझे नहीं जाना वहाँ, मैं यहीं रहूँगा तुम्हारे कमरे में। और वैसे भी मैं तुम्हारे कहने पे यहाँ आया हूँ, तो बेहतर है कि तुम मुझे यहाँ रहने दो, वरना तुम जानते हो मैं क्या करूँगा। इसके ज़ूम आना अंदाज में छुपी धमकी को वो बहुत अच्छे तरीके से पहचान चुका था। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे भाई कि तुम मेरे लिए यहाँ तक आए, लेकिन तुम मेरे कमरे में नहीं रह सकते, तो तुम्हें अपने कमरे में ही जाकर रहना होगा। चलो शाबाश, निकलो यहाँ से। वो इसे समझाते हुए इससे बोला था, तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो? तुम अपने बड़े भाई को ऑर्डर दे रहे हो, और वो भी जो तुमसे पूरे 8 मिनट बड़ा है। शर्म से डूब मरने का मुकाम है तुम्हारे लिए। ज़रावर शाह वो इसे शर्म दिलाते हुए बोला था, देख मेरे भाई, मेरे बंदे हुए हाथ देख, 8 मिनट बड़ा है, 8 साल नहीं है, जो मैं तेरे इज्जत और एहतराम में सारी दुनिया एक करता फिरूं। वो इसे कमरे से बाहर निकालने लगा। अब वो बाकायदे से धक्के देकर कमरे से निकालने पर आ गया था। सोच ले बेबी, अगर मैं इस कमरे से गया तो सिर्फ कमरे से नहीं बल्कि इस घर से निकल जाऊंगा, और फिर जो यहाँ पर सुबह सुबह तेरा ये जो प्यार मोहब्बत है ना, ये भी यही रुका रहेगा। तू क्या चाहता है, मैं चला जाऊँ इस कमरे से? वो तंग आकर बोला, जानिए, अगर मैं इस कमरे से गया ना तो इस घर में मेरा एक और कमरा है जहाँ मुझे जगह मिल जाएगी, लेकिन तू अगर गया तो कहाँ जाएगा? सुना है तेरी बीवी भी तुझे मुंह नहीं लगाती। इसका अंदाज शरारती था। लगाएगी बेटा, तू अपना बंदोबस्त कर ले, तू जा गेस्ट रूम में जाकर सो जा, इसने सोचते हुए कहा था, क्योंकि इसे अंदाजा हो गया था कि वो अपने कमरे में क्यों नहीं जा रहा। हाँ ठीक है, मैं जाकर गेस्ट रूम में सो जाता हूँ। इसके बाद जो सुबह यहाँ पर ड्रामा होगा ना, इसको तू देखेगा, मैं नहीं। क्योंकि ये तो तुझे पता है कि अगर मैं इस कमरे से गया तो मेरे कमरे में मौजूद हस्ती का क्या होगा। मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, मगर सब लोग उसे बुरा भला कहेंगे, तू जानता है। और तुझे ये भी पता है कि मैं यहाँ किस तरह का कोई ड्रामा करने नहीं आया। मैं यहाँ सिर्फ चंद दिनों के लिए आया हूँ, जब तेरा मसला हल हो जाएगा फिर मैंने तो यहाँ से हमेशा के लिए चले जाना है। क्या मतलब है तेरा शनावर? तू इस बार हमेशा के लिए नहीं आया? ऐसा कैसे कर सकता है? वो दादा जान कितना प्यार करते हैं तुझसे, अब वो तुझे यहाँ से नहीं जाने देंगे। और अनाया, इसके बारे में दादा जान से बात कर चुका हूँ। मैंने इन्हें फ़ोन पर ही कह दिया था कि मैं बस एक ही शर्त पर वापस आऊँगा, अगर वो मेरी बात मानते हैं तो। इन्हें अनाया का फैसला करना होगा, और अब मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे सोने दे, मैं बहुत थका हुआ हूँ। वो इसे कहते हुए एक बार फिर से बेड पर लेट गया था। इस बार ज़रावर ने इसे कुछ भी नहीं कहा था, बस खामोशी से खड़ा हो गया। शनावर का यहाँ वापस आना हवेली में खुशियाँ लेकर आया था। वही इसका वापस जाने का फैसला कहीं हवेली की खुशियाँ बर्बाद ना कर दे। कुछ खा क्यों नहीं रही डार्लिंग? आज तो मैंने सब कुछ तुम्हारी पसंद को मद्देनजर रखते हुए ये मंगवाया है। वो टेबल पर रखी चाइनीज़ डिशेस को देखते हुए बोला, जो उसने नाम उल्टा सीधा होने की वजह से मंगवा तो ली थी, लेकिन अब इसे देखते हुए अबकाई आ रही थी। नाम तो कितने प्यारे प्यारे डिज़ाइन के साथ लिखे हुए थे, और ये कीड़े मकोड़े ले आए हैं। ये नहीं खा सकती मैं, मुझे इंसान वाला खाना चाहिए, परिंदों वाला नहीं। चलें यहाँ से, हम इस होटल में नहीं खाएंगे, न जाने क्या क्या खिलाते होंगे।
ये लोग अपने कस्टमर्स को निकलें यहाँ से, मैं तो एक सेकंड भी यहीं नहीं रुकूंगी। वो सच में उठकर खड़ी होगी और वो जो कब से अपना कहके पे कंट्रोल करके बैठा था, जब हंसा तो हंसता ही चला गया। इसने ऑर्डर से पहले इसे कहा था, जो तुम वेटर को नोट करवा रही हो वो एक चाइनीज़ डिश है और मेरा नहीं ख्याल कि तुम वो खा सकती हो। लेकिन उसने कहा कि ये डिज़ाइन देखें, नाम कितना प्यारा है, नाम से तो ऐसा लग रहा है जैसे चिकन की कोई डिश है। अच्छी होगी, हमें नई नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। और अब जब इसके सामने रख दी गई थी तो उसका दिल खराब होने लगा था। ऐसी डिश तो आपके शेर वो भी ना खाएं जो हम इंसानों के लिए बनाकर रख दी है। वो इसे उठाने में कामयाब होते हुए डिश पर तबसरा करना नहीं छोड़ रही थी। अच्छा ठीक है बाबा, मुझे पेमेंट करने दो, हम कहीं और चलकर कोई अच्छा तो खाते हैं। वो इसे देखते हुए प्यार से बोला था। पेमेंट क्यों करेंगे, हमने तो कुछ खाया ही नहीं। वो इसे देखते हुए कहने लगी, हाँ ये तो सच था, उसने तो सिर्फ मंगवा कर देखा था कि वो है क्या खाने की। गलती तो छोड़ो, दूसरी बात देखने की गलती नहीं की थी। हाँ जान, लेकिन हमने इसको मंगवाया तो है ना, देखने के लिए ही सही, लेकिन पेमेंट तो करनी पड़ेगी। उस सामने रखी पेमेंट बुक में पैसे रखने लगा। 3 नोट देखकर इसकी आंखें खुल गई। मतलब क्या, अब ये इंतहाई गंदा खाना 15,000 का रुपए का था। मुकर्रिश आप इतने कितने फजूल खर्च हैं, आइंदा इस होटल में कभी नहीं आएंगे। मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर ये सब कुछ मिलता है। वो इसे रोकने बाज नहीं आई थी, जबकि वो इसका हाथ थाम कर इसे बाहर ले आया था। अब इनका इरादा कहीं और जाने का था, जब जहाँ पे इंसानों वाला खाना मिल सके। वो आराम से बेड पर बैठी हुई थी। पहले लगा था कि शायद शनावर कमरे में आएगा, लेकिन वो नहीं आया। जब वो कमरे में शाम में आई थी तो कमरे की एक एक चीज़ बिखरी पड़ी थी। अलमारी में इसका कोई भी सामान मौजूद नहीं था, क्योंकि वो सारा ही सामान ज़मीन पर था। शायद वो अपनी चीज़ें तलाश कर रहा था। इसने सही से तलाशी नहीं ली थी, वरना अलमारी के नीचे वाले दराज में इसकी सारी चीज़ें मिल जाती, क्योंकि अब तक अनाया ने इसकी किसी भी चीज़ को इस कमरे से हटाया नहीं था। बेशक वो 4 साल से इस कमरे में बहुत आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसने कभी इस बात को बुलाया नहीं था कि ये कमरा शनावर का है और वो जिस दिन वो वापस आएगा उसे कमरे से बाहर कर देगा। और अब तक वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी। अब तक इस कमरे में इसकी वापसी नहीं हुई थी। इसका दिल चाहा कि वो अपना सारा सामान पैक कर दे और यहाँ से हमेशा के लिए चली जाए, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया था, क्योंकि वो यहाँ से जाने से पहले अपने बहुत सारे सवालों के जवाब चाहती थी। शाम में अचानक वो इस तरह आकर इसके शोहर के ओहदे पर फाइज हो जाएगा, ये तो इसने कभी सोचा भी नहीं था। असल में वो इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी कि वो इसके सामने भी नहीं आना चाहती थी। ज़रावर और शनावर में फ़र्क करना इंतहा का मुश्किल था, लेकिन हो सकता था ज़रावर इसकी मुश्किल आसान करने के लिए ही आया हो। चाची बेगम अक्सर गुस्से में कहा करती थी, वो कहाँ किसी और लड़की से शादी कर लेगा और तुझे कभी पूछेगा भी नहीं, अगर आएगा भी तो तुझे तलाक देने के लिए। चाची की बात सच होने वाली थी। वो यहाँ इसे इतला देने के लिए आया था, इसे आज़ाद करने के लिए आया था, इस रिश्ते से जो इन दोनों के लिए अनचाहा था। वो मुसलसल नहीं सोचा में गुम थी कि न जाने कब सोचा से आज़ाद करते हुए नींद की देवी इस पर मेहरबान हो गई। एक बहुत खूबसूरत शाम थी। वो शाम में जितना ज़्यादा परेशान थी उस वक्त इतना ही खुश थी। मुकर्रश ने इसके बाद इसे हवेली जाने की बात नहीं की थी, क्योंकि वो जानना चाहता था कि आखिर इसके इनकार के पीछे वजह क्या है। उसे यकीन था कि वह जल्द ही इस वजह तक पहुंच जाएगा। वो दोनों घर में दाखिल हुए तो अचानक मुकर्रश ने इसे अपनी बाहों में समेट लिया। थक जाओगी जाने मन, अपने पैरों पर इतना जुल्म ना किया करो। इसे अपनी बाहों में भरे वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे की तरफ जा रहा था, जबकि इसने शर्माते हुए इसके कंधे पे अपना सर रख दिया था। आपके दोस्त देख लेंगे, इसने एक नज़र दरवाजे पर डाली थी। इसकी वजह से इसने गाड़ी सीधी अंदर लाकर रोकी थी, ताकि वो शेरों को देखे बिना ही घर में दाखिल हो सके। हम भी तो देखते हैं ना, हम तो कुछ नहीं कहते और वो बेचारे कुछ कह भी नहीं सकते। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। वो आंख दबाते हुए इसके लम्हों पर एक छोटी सी जसारत अंजाम दे चुका था, लेकिन दरवाज़ा बंद कर दें, अच्छा नहीं लगता। वो फिर से बोली तो मुकर्रश ने एक नज़र दरवाजे की तरफ देखा। वो अब भी इसकी बाहों में कैद थी। बेडरूम का बंद कर दें, वो सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला, जबकि इसका इसे ज़मीन पर उतारने का कोई इरादा नहीं था। उसकी बेकरारियों पर वो सिर्फ शर्मा सकती थी या फिर इसके सीने में खुद को छुपा सकती थी। वो सुबह सवेरे ही काम पर आ गई थी। उसने बहुत दिल से ज़रावर के लिए खाना बनाया था। न जाने क्या हुआ था कि एक ही दिन में उस शख्स से अपना सब कुछ लगने लगा था। कितने थोड़े से वक्त में इसने इसके दिल में अपनी जगह बना रही थी। और फिर वो रात जो दोनों को एक दूसरे के इतने करीब कर गई थी, याद आते ही इसके गाल सुर्ख होने लगे थे। वो एक ही रात में इस पर एतबार करने लगी थी। इसका इजहार मोहब्बत, इसके लिए बेपनाह चाहत इसे इस पर यकीन करने पर मजबूर कर गई थी। और यमुना का इस तरह से हाथ पकड़ना इसे बहुत बुरा लगा था, जिसका इजहार भी इसने खुलकर कर दिया था। और इसे नाराज़ देकर इसने कितनी मोहब्बत से इसे मनाया था, वो इसके लिए कितनी अहम थी, वो अपने हर अंदाज में इस पर जाहिर करता था।
और फिर वो इससे मोहब्बत क्यों ना करे। वो अनाया से मिलना चाहती थी क्योंकि कल अचानक अनाया का शौहर वापस आ चुका था। न जाने इन दोनों के बीच के ताल्लुकात कैसे थे, लेकिन वो ये जानती थी कि इन दोनों की शादी इनकी मर्जी के खिलाफ हुई थी और शनावर शादी वाले दिन ही घर छोड़कर चला गया था। अनाया को लगता था कि जब भी वापस आएगा इसे छोड़ने के लिए आएगा। तो क्या वो इसे छोड़ने के लिए आया था? इसके दिमाग में अपनी सहेली के बारे में बहुत सारे सवाल थे और जो अनाया से ही पूछ सकती थी। वैसे तो अनाया के कमरे में बेधड़क कभी भी जा सकती थी, लेकिन कल रात इसका शौहर वापस आया था तो हो सकता है वो इसके कमरे में मौजूद हो। इस तरह इसे डिस्टर्ब करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, इसीलिए इसने अनाया के बाद में मिलने का फैसला किया। फिलहाल तो वो जलावर के लिए नाश्ता बनाकर फारिग हुई। अब इसका इरादा इसके कमरे में जाने का था। इसे यकीन था वो बेचैनी से इसके आने का इंतजार कर रहा होगा। उठ शनावर, बहुत हो चुका, 7:30 बज रहे हैं। वो उसे जबरदस्ती जगा रहा था, लेकिन वो उठने का नाम नहीं ले रहा था। इसके बार बार कहने पर वो करवट बदल कर मुंह बनाते ही दूसरी तरफ हो गया। शनावर यार उठ जा, क्यों नहीं उठ रहा? 7:30 बजने वाले हैं, वो आ रही होगी और तेरी नींद ही नहीं खुल रही। इसने एक जोरदार धमोका इसके कंधे पर लगाया था। बेगैरत इंसान, सीधा बोलना, मेरी भाभी से मिलने की बेचैनी है, मुझे क्यों जगा रहा है? मैं तो एक तरफ सो रहा हूँ, तुम लोग वहाँ जो मर्जी करो, मैं कान भी बंद कर लूंगा, सोने दे मुझे। वो इससे कहता फिर से सराहने पर सर रख चुका था। शरावर तू उठ रहा है या मैं रख कर लगाऊं तुझे? निकल मेरे कमरे से, तू इस काबिल ही नहीं है कि तू मेरे साथ रह सके। वो इसका हाथ जबरदस्ती पकड़ कर इसे जगाने की कोशिश में लग गया। अबे परे हट सारू माल, मुझे तंग ना कर। अगर एक इस घर में कोई मुझे सुकून से सोने नहीं देता, पता नहीं क्यों बुला लिया है मुझे। तूने मेरा सुकून तबाह करने के लिए बुलाया था। वो चिढ़ रहा था, उसे इसकी नींद से ज़्यादा कुछ अजीज नहीं था। मेरी मोहब्बत का दुश्मन क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहा है? कौन से वक्त में मैंने तेरे साथ नाइंसाफ़ी की है जिसका बदला तू आज मुझसे ले रहा है? तेरी गर्लफ्रेंड को तेरे लव लेटर्स तक दे के आता था मैं, और तू जिंदगी के इस मोड़ पर मेरे साथ ऐसा कर रहा है। वो इसे अपना कोई पुराना एहसान याद करवाते हुए बोला। एहसान नहीं करता था, एक लेटर का 1000 रुपये देता था तुझसे। अच्छी तो वो अनाया है जो 100 रुपये में काम कर देती थी। वो बोलते बोलते चुप हो गया था, जबकि जरावर ने तो जैसे इसकी बात पकड़ ली थी। मतलब तू अनाया से भी ये काम करवाता रहा है? तू 100 रुपये में उसके हाथ भी लव लेटर भिजवाता था? वो बेयकीन सा था। नहीं, मैं नहीं बेचता था, वो बेचती थी। अनाया के हाथ इसने मुस्कुरा कर अपने बालों में हाथ फेरा। पुरानी यादें इतनी बुरी भी ना थी कि इन्हें याद करके मुस्कुराया ना जा सके। बहुत मासूम थी ना अनाया, उसे क्या पता था कि जिस नाम के लव लेटर वो लड़कियों को दे रही है आगे वही इसका शौहर होगा। वो मुस्कुराकर बोला, जबकि इस बात की जवाब में शनावर ने कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन इसके लफ्ज़ मासूम पर तंजिया अंदाज में मुस्कुराया था, जिसके जवाब में जरावर कुछ नहीं कह पाया। चल हो गया तेरा, इस बात को ख़त्म कर, आप सोने दे मुझे। वो भी अपनी बात पर वापस आया। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तू कहीं और चला जा यार, मेरी बीवी आने वाली है, समझने की कोशिश कर। बीवी नहीं मनकूहा, वो इसे घूरते हुए बोला। प्लस जरावर ने बालों में हाथ फेरते जवाब दिया था। वाह, मतलब जनाब इतने आगे निकल चुके हैं और यहाँ मैं हूँ जो तुझे खुद से 8 मिनट छोटा समझ रहा था। बेटा तुम मुझसे 8 साल आगे निकला। जा, क्या याद करेगा? शर्ट दे मेरी और जूते ढूंढ कर ला, वो हुक्म देते हुए बोला। तो जरावर ने 1 मिनट से पहले इसके हुक्म की तकमील की थी। ये सब के इसके बड़े होने की वजह से नहीं, बल्कि इसको कमरे से दफा करने के लिए था। वाह बेटा, बहुत तेज़ जा रहे हो, एंजॉय योरसेल्फ। कले कले वो उठकर वॉशरूम में की तरफ जाने लगा, जब अचानक जरावर ने इसे थाम लिया। बेटा अब तो कमरे से बाहर जाएगा और ये नहाना धोना बाद में होता रहेगा। अबे बंदा इसके पहले वाले काम तो कर सकता है ना? इसे मासूम से शक्ल बनाकर अपने भाई को देखा था। नहीं तो इस काम में बहुत टाइम लगाता है, तू वो भी वापस आकर करना। वो इसे कमरे से बाहर धक्का देते हुए बोला था। सामने से आती दर्शन ने बड़ी मुश्किल से संभाली, वरना वो तो इसे टकरा जाता। ये कौन था, शौहर या शौहर का भाई? वो इसके बोलने का इंतजार करने लगी, क्योंकि इसकी आवाज़ में ज़रा सा भी फ़र्क था जो हर कोई महसूस नहीं कर सकता, लेकिन दर्शन ने कल किया था। आइए भाभी, आपकी वजह से हमें धक्के मार के निकाला जा रहा है, इसका बदला तो मैं बाद में लूँगा, फिलहाल तो मैं चलता हूँ। वो ट्रे में मौजूद एप्पल जूस और पानी का गिलास निकाल चुका था। पानी के साथ कुल्ली करते हुए एप्पल जूस को एक ही सांस में पीकर वापस गिलास के ट्रे में रख चुका था। जब नीयत सैंडविच पर ख़राब हो गई तो वह हैरानगी से इसे देख रही थी, क्योंकि आवाज़ का फ़र्क ख़त्म हो चुका था। शायद कल बारिश में भीगने की वजह से वो इस फ़र्क को महसूस कर सकी थी। ये खोता सैंडविच खाकर क्या करेगा? इसका तो ये रोमांस टाइम है, तो ये भी मैं ही ले लेता हूँ। वो ट्रे में मौजूद सब चीज़ें उठा चुका था। चलो एंजॉय करो तुम दोनों। वो अपना काम ख़त्म करता वहाँ से निकल गया था, जबकि शर्मिंदा सी जर्शिया जरावर के सामने खड़ी थी। इसकी शर्मिंदगी वो बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा था, इसलिए
बिना इसे मौका दिया आहिस्ता से कमर से पकड़कर कमरे के अंदर किया। ट्रे इसके हाथ से पकड़कर इसने टेबल पर रखा और खुद सोफे पर बैठकर इसे अपनी गोद में बैठा चुका था। आपका भाई कितना खतरनाक है शाहजी, वो बिल्कुल आपकी तरह दिखता है। मैं आप दोनों को पहचानूंगी कैसे? इसकी पनाहों में पुरसुकून से बैठी वो इसे सवाल कर रही थी। कमरे का दरवाज़ा बंद था, इसलिए किसी के भी आने की कोई उम्मीद नहीं थी। मेरी जान, शायद तुमने नोट नहीं किया, वो जब भी तुमसे बात करता है निगाहें झुका कर करता है, और मैं जब तक तुम्हें अपनी आंखों में बसा ना लूँ मुझे सुकून नहीं मिलता। और इसका चेहरा थामते हुए जा बजा उसके चेहरे पर अपने लबों का लम्स छोड़ने लगा, और वो जो इससे न जाने क्या क्या बातें पूछने वाली थी सारी भूल कर इसकी जसारतें सहने लगी। इसकी आंख खुली तो वो कमरे में बिल्कुल तन्हा थी। अपने स्लीपर्स पहनकर इसने शीशे की दीवार से बाहर की तरफ देखा तो सामने वो शेरों के साथ न जाने क्या कर रहा था। बाहर जाने की हिम्मत तो इसमें भी नहीं थी, लेकिन इसका खेल इसे काफ़ी दिलचस्प लग रहा था। वो हाथ में कुछ पकड़े भाग रहा था, जबकि शेर इससे कोई चीज़ छीन लेने की कोशिश में मगन थे। वो भागकर छत पर आ गई। इसे ये सब देखने में बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन कहीं कहीं वो सहम भी जाती थी वो शेर इसे नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं था। वो दोनों इसके दोस्त थे। इसके हाथों में मौजूद शायद खाने की कोई चीज़ थी, जिसे वो पैकेट से निकाल कर दोनों के मुंह में डाल रहा था। इसने बहुत गौर से देखने की कोशिश की तो इसे अंदाज़ा हुआ कि वो सुपर बिस्किट थे। शेर भी बिस्किट खाते हैं? वो हैरान रह गई। जान, नीचे आओ, बहुत मज़ा आ रहा है। वो शेरों से इसकी शनासाई करवाने से इसे नीचे आने का इशारा करने लगा। इसने फ़ौरन दोनों हाथ इसके आगे जोड़ दिए थे। इसका डर समझकर वो कहका लगाता एक बार फिर से अपने शेरों में मगन हो गया, जब दूर आसमान पर कहीं बिजली कड़की। अरे वाह, सुबह सुबह बारिश! क्या ख्याल है जान, आज लॉन्ग ड्राइव पर चलें? उसने एक बार फिर से इसे मुखातिब किया था। मिस्टर मुकरिश, आप आजकल कुछ ज़्यादा वेले नहीं होने लगे? जब देखो कहीं ना कहीं चलने की बात करते हैं। कोई काम काज नहीं है आपको? काम तो बहुत है डार्लिंग, लेकिन अभी नहीं, बल्कि 2 महीनों के बाद जब कुर्सी मिल जाएगी तब तक तो मुझे फारिग ही समझो, क्योंकि अवाम के मुतालबे इलेक्शन के बाद ही पूरे किए जाते हैं। इसकी बात को तो वो नहीं समझी थी कि वो किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन वो कुर्सी क्यों ढूंढ रहा था। मुकरिश, आपको कुर्सी चाहिए तो अंदर से ले लें, अंदर बहुत सारी कुर्सियां पड़ी हुई हैं। उसने अपनी तरफ से इसकी मुश्किल को हल किया था, जबकि इसकी बात पर वो कहका लगाकर हंसा। जान, मुझे एक कुर्सी नहीं चाहिए, तुम सच में बहुत मासूम हो। पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, उसने समझाते हुए बताया था, और फिर शेरों को एक तरफ करता अंदर दाखिल होते हुए थोड़ी ही देर में इसके पास चला आया था। आपके सियासत में है? वो हैरानी से पूछ रही थी। हाँ जान, मैं सियासत में हूँ, लेकिन फ़िलहाल मेरा नाम इतना नहीं है कि लोग मुझे जान पहचान सकें, लेकिन इस साल में हर किसी की नज़रों में आ जाऊंगा। बहुत मजबूती से कदम जमा लिए हैं मैंने, इतनी आसानी से लोग मुझे निकाल नहीं सकते। बेवकूफ़ मुझे समुद्र में मौजूद छोटी मछली समझ रहे थे, लेकिन इन्हें क्या पता मैं तो शार्क हूँ। इस बार ये शार्क इनका पत्ता साफ करेगी। वो समझाने वाले अंदाज में कुछ सोचते हुए बोला, जबकि वो इसकी बात को समझने की कोशिश में नाकाम हो चुकी थी। पता नहीं कौन कौन सी बातों में लगे हुए हैं। आपको भूख लगी है? मुझे चले नीचे चल के कुछ खाते हैं। वो मुंह बसोरते हुए इसका हाथ थामे इसे नीचे की तरफ ले जाने लगी थी, जबकि वो मुस्कुराते हुए इसके पीछे पीछे आया था। वो इसे ज़बरदस्ती नाश्ते की मेज़ पर लेकर आया था। शनावर तो ज़बरदस्त की वॉक पर जाने से पहले हल्का फुल्का नाश्ता कर चुका था, लेकिन ज़रावर फिर इसे सबके साथ ही बैठकर नाश्ता करवाना था। वो सब लोग अपनी बातों में मगन थे, शायद इसी के बारे में बातचीत हो रही थी। इसके आते ही वो सब लोग खुश हो गए थे, जबकि दादाजान तो उठकर खड़े हो गए। वो इनसे नाराज़ था। इनकी नाराज़गी जायज़ भी थी। वो हमेशा से अपने पौधों को बहुत सी मोहब्बत से रखते हुए आए थे। पोती तो इनकी लाडली थी, जो इनसे दूर हो गई थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने 5 पौधों को खुद से अलग नहीं होने दिया था। चनावर की तबीयत में तो जिद हद से ज़्यादा थी। जहाँ ज़रावर सुलझा हुआ था, वही इसे बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ दादाजान का अपना ही था, क्योंकि वो जो भी फरमाइश करता था इसे फौरी पूरी कर दिया करते थे। जिस पर अक्सर इसकी महरूमा माँ नाराज़ हुआ करती थी। वो अक्सर ये कहा करती थी कि अब्बा जान आप मेरे बेटे को बिगाड़ रहे हैं, और वो आगे रोब जमा कर कहते थे, हम अपने पोतों को बिगाड़ रहे हैं, तुम्हारे बेटों को नहीं। वो औरत दुनिया से तो चली गई, लेकिन उनके बच्चे आज भी इनके लिए इनकी ज़िंदगी थे। आओ बेटा, हमें तो लगा है तुम अभी तक सो रहे होगे। अरे कहाँ मर गए सब के सब, यहाँ आओ, हमारा पोता नाश्ता करेगा। तुम रात को भी बिना कुछ खाए सो गए। हम आए थे बाद में ज़रावर के कमरे में, उसने बताया कि तुम सो चुके हो। तुम्हारी थकावट को मद्देनज़र रखते हुए हमने तुम्हें जगाया नहीं, लेकिन अब तुम आराम से यहाँ बैठकर नाश्ता करो। आराम से ही बैठकर नाश्ता करूँगा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है।
اور پلیز مجھے یہ جھوٹا پیار دکھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کتنا پیار کرتے ہیں آپ مجھ سے آپ مجھے 4 سال پہلے ہی بتا چکے ہیں میرے منہ پر تھپڑ لگا کر. اس لیے اب یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہہ کر آرام سے بیٹھ گیا تھا. شناور بیٹا اس طرح سے نہیں کہتے, وہ بڑے ہیں, تمہارے بابا جان ہے. وہ بیچ میں بولنا تو نہیں چاہتے تھے لیکن بیٹے کی بد لحاظی پر انہیں لب کھولنے پڑے. آئی ایم سوری, معاف کر دیجیے, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا. وہ غصے سے اٹھ کر کھڑا ہونے لگا تو دادا جان نے اس کا بازو تھام لیا. نہیں بیٹا میرے بچے, اس طرح سے مت جاؤ, تم بیٹھ کر آرام سے ناشتہ کرو, کوئی کچھ نہیں کہے گا. وہ ایک نظر اپنے بیٹے کو سخت نگاہوں سے گھورتے ہوئے اس سے کہنے لگے. بابا جان نے اسے دیکھا تھا, اس کے نخرے تو بچپن سے ہی ایسے تھے جتنے اس گھر میں اس کے نخرے اٹھائے گئے تھے کسی اور کے بھی نہیں اٹھائے گئے تھے. اور اس بار تو غلطی بھی گھر کے بڑوں کی تھی, کوئی اسے کچھ کہہ ہی نہیں سکتا تھا اور وہ اپنی مرضی کا مالک تھا. 4 سال پہلے اچانک اس نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر کے سب گھر والوں کو پریشان کر دیا تھا. اب وہ بات پر یہاں سے جانے کی دھمکی دے رہا تھا. پہلے تو دادا جان مضبوط تھے لیکن شاید اس بار وہ اپنے لاڈلے پوتے کے چلے جانے کے دکھ کو برداشت نہ کر پاتے, اس لیے سب لوگ مجبور تھے. گستاخی معاف چھوٹے شاہ جی, مجھے بیچ میں بولنا پڑ رہا ہے. دراصل بڑی بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ناشتہ کر کے ان کے کمرے میں آئے, وہ آپ سے ضروری بات کرنا چاہتی ہیں. ملازمہ اس کے پاس آ کر رک کر اس سے کچھ کہنے لگی. تائی امی بھلا اسے کیوں بلا رہی تھی؟ اسے سمجھ نہ آیا. 4 سال ہو چکے تھے, وہ ایک کمرے میں محدود ہو کر رہ گئی تھی. نہ تو وہ کسی سے بات کرتی تھی نہ کمرے سے باہر نکلتی تھی, اور ان 4 دیواروں نے انہیں بیمار کر دیا تھا. ٹھیک ہے, میں تھوڑی دیر میں آ کر ان سے ملتا ہوں, وہ ناشتے کے دوران بولا تو ملازمہ وہاں میں ساتھ ہلاتی ہوئی وہاں سے واپس چلی گئی. ناشتہ کر کے وہ سیدھا انہی کے کمرے میں آیا تھا تاکہ ان سے مل سکے. 4 سال سے اس نے انہیں دیکھا تک نہیں تھا. ماں کے بچھڑ جانے کے بعد تائی امی نے انہیں بہت محبت سے سنبھالا تھا, وہ اس کی بہت خاص تھی. السلام علیکم تائی امی, کیسی ہیں آپ؟ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے, کمرے سے باہر نہیں نکلتی. سب کہتے ہیں کہ آپ بیمار ہیں, کیوں بیمار ہیں آپ؟ شناور اس کے پاس بیٹھتے ہوئے سوال کرنے لگا. وعلیکم السلام, کیسے ہو میری جان, ہم سب نے تمہیں بہت یاد کیا. 4 سال بہت ستایا ہے تم نے ہم کو, سب کو بہت آنسو بہائے گئے ہیں تمہارے لیے. اس حویلی میں سب نے تمہیں منانے کی کوشش کی لیکن تم لوٹ کر نہیں آئے. اتنے کیوں روٹھ گئے تھے؟ اس کے اسلام کا جواب دیتے ہوئے اس کا مضبوط ہاتھ اپنی کمزور سی ہتھیلی میں تھام چکی تھی. کتنی باتیں تھی جو اسے کرنی تھی. اسے بچھڑے ہوئے بھی تو زمانہ ہو چکا تھا, اسے بچھڑے ہوئے بھی جس کو اس نے خود اپنی کوکھ سے جنم دیا تھا. انہوں نے کبھی اپنے بچوں میں اور ان بچوں میں فرق نہیں کیا تھا. وہ سب کو بہت چاہتی تھی, یہ سب ان کے لیے عزیز تھے. لیکن بیٹا کیا بچھڑا, وہ جیسے سب سے کٹ کر رہ گئی. مکرش اپنی زندگی میں ایسا مصروف ہوا کہ اس کے پاس اتنا وقت بھی نہ بچا, لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ جب بھی واپس آتا گھنٹوں ان کے پاس بیٹھا رہتا. 4 سال پہلے اس حویلی میں ان کی حکومت تھی, وہ جو چاہتی تھی اس حویلی میں وہی ہوتا تھا. اس حویلی کا بچہ بچہ ان کے حکم کا غلام تھا. لیکن 4 سال پہلے ان کے بیٹے نے انہیں ایسی ذلت سے نوازا تھا کہ وہ ہر چیز سے کٹ کر رہ گئی تھی. گھر والوں سے نظر ملاتے ہوئے انہیں شرمندگی ہونے لگی تھی. وہ کسی کے سامنے بات نہیں کر پاتی تھی. ان کے بیٹے نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا تھا. مقزم نے ان کا مان توڑا تھا, لیکن پھر بھی تھا تو وہ ان کا بیٹا ہی. ایک ماں کا دل کب تک بیٹے سے ناراض ہوتا؟ پھر شناور کا گھر چھوڑ کر چلے جانا انہیں مزید شرمندگی کی گہرائی میں گرا چکا تھا. یہی وجہ تھی کہ آپ پچھلے 4 سال سے اس حویلی کی ڈور چاچی بیگم کے ہاتھ میں آ چکی تھی. وہ جیسا چاہتی تھی ویسا کرتی تھی. ملازموں پر ان کی حکومت تھی, کوئی انہیں روکنے والا نہیں تھا, کیونکہ بڑی بیگم کو ان سب چیزوں سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا. اب تو واپس آ گیا ہوں نا, سب کو رلایا ہے لیکن آپ کو نہیں رلاؤں گا. آپ باہر نکلیں, یہاں سے نکلیں, اس 4 دیواری سے چلے اٹھیں اور میرے ساتھ باہر آئیں. وہ زبردستی انہیں اٹھانے لگا. آج کل وہ کمرے سے باہر تب ہی نکلتی تھی جب انہیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا تھا. شروع میں کبھی کبھار ملازم آ کر پوچھ لیا کرتے تھے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے, وہ کام کیسے کرنا ہے, لیکن اب یہ بھی ختم ہو گیا تھا. چاچی بیگم ہر چیز کو سنبھال چکی تھی تو وہ بھی بیچ میں بولنا مناسب نہیں سمجھتی تھی. ان کے 1000 بار نہ کرنے کے باوجود بھی وہ انہیں اپنے ساتھ کمرے سے باہر نکال لایا تھا. انائش گہری نیند میں سو رہی تھی جبکہ وہ اس کا حسین چہرہ اپنی نگاہوں میں بس اسے دیکھ رہا تھا. جب بے ساختہ جھک کر اس نے اس کے سرخ سفید گال پر اپنے لب رکھ دیے. مکرش سونے دیں مجھے, ایک تو آپ ساری رات نہیں سونے دیتے اور پھر صبح اٹھتے وقت بھی آپ کا یہ رومانس شروع ہو جاتا ہے. کبھی آپ اپنے اس رومانس موڈ کو بند بھی کر لیا کرے. وہ کروٹ بدلنا چاہتی تھی لیکن مکرش نے ایسا نہیں کرنے دیا. تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کیا ضرورت تھی اتنا خوبصورت ہونے کی کہ بندہ نگاہیں تک نہ اٹھا سکے؟ اس کے ماتھے پہ انگلی کی مدد سے لکیر کھینچتا ہوا وہ اس کے لبوں تک آیا تھا. اس کے نچلے لب کو 2 انگلیوں میں پکڑتے ہوئے بے ساختہ جسارت کرنے ہی والا تھا
कि उसने इसके होंठों पे अपनी हथेली जमा दी। आपको क्या अपनी बाकी की 3 बीवियों पर भी इसी तरह प्यार आता है? उसने काफी दिनों के बाद ये सवाल किया था। नहीं, वो इतनी प्यारी थोड़ी है कि इन पर प्यार आएगा। इसके चेहरे पर से हाथ उठाते हुए वो बारी बारी अपने लब इसके गालों पे रख रहा था, जबकि वो शर्मा गई थी। इसका मतलब तो यही हुआ कि वो इसकी सबसे सारी बीवियों में से सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। तुम बार बार मेरी बीवी का जिक्र करती हो, खुद चलकर देख क्यों नहीं लेती इनको एक बार? उसने आखिर अपनी बातों को वो वापस हवेली की जानिब ले गया था। तो आप इन्हें यहाँ आए, मैं देख लूंगी, उसने फौरन जवाब दिया। बड़ा शौक है मेरी बीवियां देखने का? उसने घूमते हुए पूछा। हाँ ना, शौक तो है, मैं भी तो देखो मेरी सौतनें कितनी खूबसूरत हैं। वैसे भी 18 बच्चे पैदा करने के बाद वो कैसी दिखती हैं, ये जानने की ज्यादा बेचैनी है मुझे। काफी मोटी हो गई होगी, क्योंकि बेबी पैदा होने के बाद औरत मोटी हो जाती है, उसने सोचते हुए कहा। अच्छा, क्या पता, मैंने कभी गौर से देखा नहीं, वो इस टॉपिक को खत्म करता नजरअंदाज करते हुए बोला। क्या मतलब? इसे देखा नहीं? वो आपके 18 बच्चों की माँ है और आपने कभी मुझे गौर से देखा भी नहीं? उसके इतने अनजान बनने पर जरा सख्ती से गोया हुई। यार, क्या फजूल की बातें लेकर बैठ गई हो? या मैं प्यार कर रहा हूँ और तुम्हारा ये बीवियों वाला टॉपिक खत्म नहीं हो रहा। इधर आओ, मेरे पास फिलहाल मेरा मूड नहीं है ये सारी बातें करने का। फिलहाल मेरा प्यार करने का मूड है, तो मुझे डिस्टर्ब मत करो। इसका चेहरा अपने हाथों के प्यालों में लेते हुए उसके लबों पर अपनी बेकरारियों की दास्तान लिखने लगा। नहीं, मेरा यही मूड होता है, आप तंग मत करो। वो एक बार फिर से इसे खींचकर अपने करीब कर चुका था। हजार कोशिश के बावजूद भी उसकी बाहों से जब आजाद ना हो सकी, तो मजबूर होकर खुद भी इसकी शिद्दतों को महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद कर गई थी, क्योंकि वो जानती थी इसके सामने इसकी तमाम तर मज़ाहमती बेकार है।